हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और हिंदी का पेपर आपका 24 फरवरी को है 2025 में। और हिंदी में जो व्याकरण है उससे 36 नंबर के क्वेश्चन आपके बनेंगे। और 36 नंबर के क्वेश्चनों को हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हम पढ़ लें तो आपका पेपर जो है आसानी से निकल जाएगा। साथियों, जितना क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा बस उतना पढ़ के जाइए और थोड़ा सा उससे मिलता जुलता प्रश्न देख कर जाइए। पेपर में मैं गारंटी देता हूं कि व्याकरण में जो 36 नंबर का प्रश्न है, 36 में से आप 35 नंबर तो करके लाएंगे, इतनी पूरी गारंटी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए होंगे तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हम लोग का भी जो मोटिवेशन है वो मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हिंदी व्याकरण का जो हमारा पेपर है उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिएगा, हिंदी व्याकरण में जो पहला क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा वो है लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति और मुहावरे मिल जाएंगे। 2 नंबर का यह प्रश्न होगा और कोई एक प्रश्न करना होगा, अर्थात 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई एक ही प्रश्न करना रहेगा। मुहावरे बनाना तो आता ही होगा आप लोगों को। देखिएगा, मैंने 3-4 मुहावरे लिए हैं, इसी में से कोई एक आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। क्या है कि पहला प्रश्न है का वर्षा जब कृषि सुखाने। ये पहला मुहावरा है और इसका अर्थ लिखने को कहेगा तो इसका अर्थ क्या होता है कि समय बीत जाने पर वस्तु का कोई मोल ना होना। ठीक है ना, तो यह इसका अर्थ है। और इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। वाक्य प्रयोग क्या होगा? वाक्य प्रयोग यह होगा कि बहुत मेहनत तो किया, मेहनत तो किया किया पर क्या करूं क्या करूं क्या करूं का वर्षा जब कृषि सुखाने, कृषि कृषि सुखाने सुखाने। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप क्या करिए ना कि इसके शब्दार्थ को ही याद करिए। दूसरा है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए का क्या मतलब होता है कि अधजल गगरी का मतलब यह होता है कि ऊपरी दिखावा करना। कई बच्चे ये होते हैं कि पढ़ते बिल्कुल नहीं है लेकिन दिखावा करते हैं कि हम रोज पढ़ते हैं, तो उनके लिए यह जो है मुहावरा है कि अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात ऊपरी दिखावा करना। चलिए अगला मुहावरा है कि आग बबूला होना। सभी को पता है आग बबूला होने का मतलब क्या होता है? क्रोधित होना। इसका अर्थ होता है क्रोधित होना। महेश ने सुरेश को देखते ही आग बबूला हो गया। ठीक है ना, ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा। आसमान टूट पड़ना, जो यह है इम्पॉर्टेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट है और पहला इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों को आप जरूर पेपर में देख कर जाएंगे। जो 24 तारीख को पेपर होगा मेरे प्यारे मित्रों, आपको पेपर में जरूर इन चारों में से कोई एक देखने को मिलेगा। 2 नंबर का सवाल है तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। आसमान टूट पड़ना, इसका मतलब क्या होना कि भारी मुसीबत आ जाना। कई बार यह होता है कि आप पेपर में जाते हैं और पेपर में आपका पढ़ा हुआ एक भी प्रश्न नहीं आता है तो आपके ऊपर ऐसा लगता है कि आसमान टूट पड़ा है, अर्थात बहुत अधिक मुसीबत आ जाती है। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि जब मैं पेपर में बैठा तो ऐसा लगा, प्रश्न को देखते ही ऐसा लगा कि आसमान टूट पड़ा हो। ठीक है ना, तो ये उसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। तो इस पे आपको मिलेंगे, केवल 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही आसान है, तो इसको आप देख लेंगे। सही शब्द युग्म का चयन करना है। 2 नंबर का प्रश्न है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा। जैसे आपको युग्म दे देगा अम्ब और अम्बु का और कहेगा कि 4 इसमें से विकल्प दिए होंगे, कोई एक विकल्प आपको ट्रिक करना होगा। तो अम्ब का क्या मतलब होता है? अम्ब का मतलब होता है माता। ठीक है ना, और अम्बु का मतलब होता है पानी। ठीक है ना, तो माता और पानी, यानी अम्ब का मतलब माता और पानी। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। भवन और भुवन, देखिएगा ये आपके एक एक नंबर के प्रश्न होंगे और दोनों प्रश्नों को आपको करना है। ठीक है ना, भवन और भुवन,
तो भवन किसको कहते हैं भाई? तो भवन हम उसे कहेंगे घर को, और भुवन माने संसार होता है। तो ऑप्शन जो है पहला इसका सही होगा। आप इसको नोट कर लेंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अनेकार्थी शब्द। कोई एक ही करना होता है, ठीक है ना, कोई एक करना होता है और 2 नंबर आपको मिलेगा। तो मैंने 4 दिया है, आप चारों को याद कर लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीर, तीर का क्या मतलब होता है? तीर का मतलब एक बाण होता है, जो आप लोगों को पता होगा, रामायण महाभारत देखते होंगे तो उसमें तीर शब्द का मतलब बाण, और दूसरा तीर का मतलब होता है किनारा। आप एक वो क्या बोलते हैं, गीत सुने होंगे, एक दिन नदी के तीरे, तो वह तीरे का क्या मतलब है? नदी का किनारा, अर्थात तीर को हम किनारा भी कहते हैं और बाण भी कहते हैं। मित्र, मित्र का मतलब दोस्त होता है। सूर्य भी होता है, मित्र का दूसरा एक अर्थ है वो सूर्य भी होता है। तीसरा है मधु, मधु, मधु क्या होता है? तो शहद, अमृत, और पियकड़ों की भाषा में उसको शराब भी कह सकते हैं। अमृत को ही मधु, और आप लोग सुने होंगे मधुशाला, मधुशाला। तो मधुशाला का क्या मतलब होता है? मधुशाला यानी शराब जहाँ मिलती है उसी को मधुशाला कहते हैं। तो यह मधुशाला का मतलब है कि मधु जहाँ मिलती हो, मधु का घर ही मधुशाला कहलाता है, और इससे शराब का अर्थ निकलता है। चौथा है विधि, विधि का मतलब होता है कानून, तरीका, और एक विधि का मतलब होता है ब्रह्मा। आप लोग एक गीत सुने होंगे, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, अर्थात तो ब्रह्म और ईश्वर को भी हम विधि से ही संबोधित करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके अनेकार्थी शब्द हैं, 2 नंबर के प्रश्न बनेंगे, तो आप इसको जरूर अपनी पेपर में देख कर जाएंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर मैं आया हूं। एक प्रश्न है वाक्यांशों के लिए शब्द, और 2 नंबर का प्रश्न होगा, और 2 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा कि जिसके समान दूसरा न हो उसको हम अद्वितीय कहते हैं। यह ऑप्शन जो है पहला सही होगा, अद्वितीय। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? तो जो सब कुछ जानता है उसको विज्ञ नहीं कहते हैं, अज्ञ नहीं कहते हैं, साक्षर भी नहीं कहते हैं, सर्वज्ञ जो है वो सही होगा। यह ऑप्शन जो है वो सही होगा। उसके बाद से है वाक्यों का शुद्धिकरण करना है। इसमें बच्चे जो हैं आपको आधे आधे नंबर के प्रश्न होंगे, 2 या फिर 4 प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिलेगा। तो आसान है, थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट ये होगा ना कि बच्चे इसमें समझ नहीं पाते हैं कि हम इसको किस प्रकार से सही करें। पहला प्रश्न है कि आज मेरा बड़ा भाई आ गया, ठीक है ना, आज मेरा बड़ा भाई आ गया। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो याद रखिएगा कि यह मेरा नहीं रहेगा, मेरे रहेगा, क्योंकि बड़ा जो भाई है वो हमसे श्रेष्ठ है, और उसके लिए मेरे शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा आज मेरे बड़ा भाई नहीं, बड़े भाई आ गए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो ये इसका सही आंसर होगा। राधा ने पत्र पढ़ी, ठीक है ना। तो राधा ने पत्र पढ़ी लिखा है, तो इसका शुद्ध शब्द होगा राधा ने पत्र पढ़ा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। मेरे को फल ले आओ, ये थोड़ा सा खड़ी भाषा है, तो इसको सही करके हम जब लिखेंगे तो हो जाएगा मुझे फल ले आओ, ठीक है ना, मेरे को नहीं, मुझे फल ले आओ। अगला है पुत्री पराया धन होता है, ठीक है ना। तो इसका शुद्ध शब्द आप सभी को पता है कि पुत्री पराया धन होती है। तो इस पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सारे भी आपके लिए लेकर आया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। 6 नंबर के प्रश्न जो हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। 6 नंबर का प्रश्न है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तक आप अगर रस के बारे में नहीं जानते हैं, करुण रस क्या होता है, करुण रस की परिभाषा नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो है एक रस है, और जो काव्यगत सौंदर्य से प्रश्न बनेगा वो 6 नंबर का प्रश्न बनेगा। कौन कौन सा? एक रस, छंद और अलंकार। इस पे 2 नंबर आपको मिलेंगे, छंद पे 2 नंबर मिलेंगे, और अलंकार पे भी 2 नंबर आपको मिलेगा। करुण रस क्या होता है भाई? आपसे कह देगा कि करुण रस, नहीं तो वीर रस में एक आप
दोनों में से कोई एक को लिखिए। तो आप क्या करेंगे कि करुण रस के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, करुण रस का क्या मतलब होता है, जिसमें आपको शोक की अस्थाई भाव का ज्ञान हो, उसी को हम करुण रस कहते हैं। मैंने लिखा है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। आप देखिएगा, कभी भी रस नति, ये तीन चीजें ना इसमें कॉमन होंगी। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो अब देखिएगा, करुण का मतलब होता है शोक, यानी शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात करुण रस जो होता है उससे शोक नामक अस्थाई भाव प्राप्त होता है। तो यह आपका है करुण रस। करुण रस का मतलब है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। ये इसका परिभाषा है। चूंकि इसका एक या फिर दो उदाहरण आप अपने पेपर में याद रखेंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न जो बनेगा उसमें आपको उदाहरण भी याद रखना पड़ेगा। तो देखिएगा, मैंने दूसरा और तीसरा जो उदाहरण है आप लोगों के याद करने के दृष्टिकोण से लिया है। आप लोग एक गीत पढ़े होंगे, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। यह जो है यह भी एक करुण रस का ही करुण रस का ही एक गीत है, ठीक है ना। अगला है चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। यह भी आप लोग पढ़े होंगे। इनको तो आप लोग याद कर लीजिए, अगर कुछ ना याद आए तो इनको आप करुण रस में लिख सकते हैं। और उसके बाद से है एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल, जो अगर आप पेपर में लिखते हैं तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। मणि खोए खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। यह भी जो है यह एक करुण रस का ही एग्जाम्पल है। ये तीन एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैंने लिख के लाया है। चूंकि जब यह अगर आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है तो 1 नंबर परिभाषा पे होगा और 1 नंबर आपको मिलेगा इस एग्जाम्पल पे, ठीक है ना। तो 2 नंबर आपको पाना है तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। उसके बाद से अगला है वीर रस क्या होता है। तो वीर रस में आपको पता होना चाहिए कि देखिए, हमने ऊपर यहाँ बताया था कि यह जो शब्द, ये जो वाक्य है ना, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, वही शब्द यहाँ पर भी लिखा गया है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। इसके बाद का जो शब्द है ना वही थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर शोक शब्द हमने लिखा है और यहाँ पे जो लिखा है उत्साह शब्द लिखा है। बस यही अंतर है, एक याद करिए और थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट कर दीजिए, बन जाएगा। यानी तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिएगा, वीर रस की उत्पत्ति होती है एग्जाम्पल जिसमें उत्साह का अनुभव हो, वही वीर रस कहलाता है। सामान्य भाषा में समझे तो जैसे आप लोग वीर रस की कविताएं पढ़े होंगे कि बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। ये पहला एग्जाम्पल है, आप लोग लिख दीजिएगा। एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। क्योंकि एक चीज़ आप याद रखेंगे कि कभी भी पेपर में अगर आप लिखते हैं और यह भी व्याकरण अगर लिखते हैं तो आप लोग अपनी मात्राओं का ज्ञान जरूर रखिएगा। मात्राओं का ध्यान रखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। दूसरा उदाहरण जो है वह है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ये जो है यह भी एक वीर रस का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आपसे या तो कह देगा करुण रस और नहीं तो वीर रस में से कोई एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए तो आप लिख सकते हैं। और इनमें से दोनों में से कोई एक नंबर आपसे पूछा जरूर जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि आप दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे जो है, आगे अलंकार है, यह भी आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। और आप अलंकार याद रखेंगे कि एक उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या कहता है कि जहां पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर इस कलम, ये जो आपके सामने कलम है, इसकी मैं तुलना किसी और चीज़ से करूं तो जो जिस वाक्य में मैं करूंगा, जिस गीत के
जरिए मैं इसकी तुलना करूंगा वह जो गीत है वह उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा, अर्थात जिसमें तुलना हो रही हो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, तो जो यहाँ पे देखिएगा यह फूल सा चेहरा, यहाँ पे दोनों का तुलना, चेहरे का तुलना फूल से किया जा रहा है, तो यह भी जो इसमें अलंकार है वह उपमा अलंकार ही है। दूसरा है सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसा गुण है मेरे यार में। अब देखिएगा ये सोने जैसा गुण है किसमें, मेरे यार में, यानी यार की जो तुलना है वह सोने जैसी की जा रही है, अर्थात यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। तीसरा है सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, अर्थात सिय यानी सीता जी का जो मुख है वह चंद्रमा के समान है, अर्थात यहाँ पर भी उपमा अलंकार, अर्थात ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं उपमा अलंकार के ही उदाहरण हैं। और इनमें से दो तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। सोने चांदी क्या करेंगे प्यार में, ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसमें देखिएगा एक और मैंने ले लिया है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का क्या मतलब होता है कि एक ही शब्द बार बार आवे लेकिन अर्थ अलग अलग निकलता हो, तो वहां पर जो है वह क्या होता है कि श्लेष अलंकार होता है, जहां एक ही शब्द बार बार आए। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। आप देखिएगा यहाँ पे पानी शब्द का उपयोग बार बार किया गया है, यही ना है, पानी एक दो तीन, तीन बार पानी शब्द आया है। और यहाँ पे पानी अलग अलग चीज़ों के लिए लेके चला गया है, एक मोती शब्द के लिए, एक मानुष शब्द के लिए, और एक चून चूना के लिए। मोती के लिए पानी क्या है, तो मोती के लिए अगर उसका जो रंग है वह पानी को बताता है। मानुष के लिए उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको सम्मान जो है, सम्मान जो होता है वह पानी से दर्शाया गया है। और चूने के लिए जो रंग है वह भी पानी के लिए दर्शाया गया है, अर्थात अगर मोती से रंग हट जाए तो वह बेकार है, मनुष्य का सम्मान अगर घट जाए तो वो भी बेकार है, और चूने का अगर रंग उतर जाता है तो वह भी बेकार है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि रहीमन पानी राखी, अर्थात रहीम दास कहें कि पानी बहुत ही जरूरी है, बिन पानी सब सुन, बिना पानी के सब सुना है, पानी गए न उबरे, अगर पानी खत्म हो गया तो पानी गए न उबरे मोती मानस चून, अर्थात मोती और मनुष्य और चूना तीनों बिना पानी के, बिना पानी के क्या मतलब है कि मोती के लिए रंग, मनुष्य के लिए सम्मान और चूने के लिए भी रंग, ये तीनों जो है वह खराब है। प्रियतम बतला दो लाल मेरे कहाँ हैं, यहाँ पे लाल देखिएगा, जो लाल है एक बार आया है लेकिन इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। लाल का मतलब एक हो जाएगा पुत्र, और एक जो हो जाएगा लाल जो है वह रंग है, ठीक है ना। तो दो इसके उदाहरण आपके सामने उदाहरण रखे गए हैं, और दोनों अपने आप में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो आप इनको आसानी से देख लेंगे। अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर अपनी कॉपी पे नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय कम है, 24 तारीख को पेपर देने जाना है। और आप अगर 24 तारीख को 2 बजे के बाद अगर पेपर में बैठेंगे, अगर ये प्रश्न नहीं आए तो फिर आप हमको आके कमेंट जरूर करिएगा कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया है। अगर आप इससे सहमत हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद से अगला जो है वह है दोहा और चौपाई, ठीक है ना। तो दोहा हम लोग देख लेते हैं, दोहा क्या होता है। दोहा जो है यह एक सममात्रिक छंद है, इनमें 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। 4 चरण का क्या मतलब है, देखिएगा आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। 4 चरण का मतलब होता है कि ये देखिएगा यहाँ पे एक कामा लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक कामा लगा है, यह पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण, ये 4 चरण इसके होते हैं। और कहा है कि पहले और तीसरे चरण में, यानी पहला चरण और तीसरा चरण जो होता है 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11, अर्थात इस चरण में और इस चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आप कैसे इसको याद रखेंगे, तो याद रखिएगा, इसको याद करने का जो तरीका है वो ये है कि मेरी भव बाधा हर राधा नगरी सोई, जातन की झाई पर श्यामु हरित दुति होई। अब देखिएगा जो छोटी मात्राएं होती हैं
उनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल पाई से प्रदर्शित करते हैं। और जो बड़ी मात्राएं होती हैं उनको हम गुरु से प्रदर्शित करते हैं। और ये लघु होता है, यानी यह खड़ी पाई लघु और ये गुरु। तो देखिएगा, इसमें हम गुरु लगाएंगे, इसमें भी गुरु, इसमें लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु। अब गिन लीजिए, 2 2 4 1 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 3 13, यानी पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होंगी। आप इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से है चौपाई। तो चौपाई में क्या होता है कि 16 मात्राएं होती हैं। देखिएगा, यह एक सममात्रिक छंद है, इनमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। चौपाई याद रखिएगा, हनुमान जी की जो चौपाई आप लोग पढ़ते हैं, हनुमान जी की जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो जो है एक चौपाई ही है। जैसे जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16, यानी पहले जो चरण है उसमें 16 मात्राएं। इसी तरह से इसमें भी 16 मात्राएं होंगी। सभी में कितनी मात्राएं होंगी? तो 16। तो चौपाई को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपसे कह देगा कि चौपाई क्या है, तो आप सीधे क्या करेगा कि हनुमान चालीसा के 4 पंक्तियों को लिख देंगे और उसके बारे में आप इसको जरूर पेपर में दिखाइएगा। इसी पे आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना, इसी पे आपको नंबर मिलेगा। ये जो मात्राएं आप दिखाते हैं इसी पे ही आपको नंबर मिलने के चांसेस हैं। अब देखिएगा, आप ऐसा नहीं है कि मैंने 2 बता दिया है तो आप एक केवल याद करेगा, आप दोनों को याद करेगा, क्योंकि आपसे दोहा, चौपाई और एक आता है सोरठा, ठीक है ना। तो आप 3 है इसमें, तो या तो इन दोनों को एक साथ पूछ देगा या फिर इन दोनों को एक साथ पूछ देगा। तो आप 2 अगर याद रखेंगे तो इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आपसे अगर पूछेगा तो आप इन दोनों को जब याद किए रहेंगे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद से जो है निबंध है, निबंध को हम लोग देखेंगे और प्रार्थना पत्र है उसको भी देखेंगे। तो वह अगली वीडियो में होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिले। और 24 तारीख से पहले आपको 2-3 कंटेंट और मिल जाएंगे जिनसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।